नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौर। एक बार फिर से बात करेंगे बिहार के उस नेता की जिसे सियासत विरासत में नहीं मिली, बल्कि उसने अपनी बिरादरी के लिए संघर्ष करते हुए आज एक मुकाम हासिल किया है। आज उन्हें बिहार की सियासत का मास्टर की होल्डर कहा जाने लगा है। ऐसी शख्सियत जो कहती है मैं वो हुकुम का इक्का हूं, जिसके पाले में रहूंगा वो सरकार बनाएगा। ऐसे एक दूसरे बयान में वह कहते हैं कि मैं एनडीए में नहीं होता तो नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनती। उनका कहना है कि मैंने अगर पिछली बार अपने गुस्से पर काबू किया होता तो आज तेजस्वी यादव सीएम होते। मेरे पिता मछली मारते थे, मुझे राजनीति विरासत में नहीं मिली है। और अंत में उनका एक बयान कि हम खाने के लिए नहीं, भूख मिटाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या आप जानते हैं इस शख्सियत को? हम किस राजनेता की बात कर रहे हैं? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी की। बिहार विधानसभा चुनावों की हलचलों के बीच मुकेश सहनी का नाम इन दिनों बहुत सम्मान से लिया जाने लगा है। सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी खुद कहते हैं कि कल तक निषाद समाज के लोगों को कोई नहीं जानता था। एक समय था कि 500 रुपए और दारू बांट दो तो इन लोगों के वोट आपके साथ हो जाते थे। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज नेताओं को पता है कि निषाद समाज के लोगों से वोट मांगने हैं तो समाज का बेटा उनके हक के लिए खड़ा है, उससे बात करनी होगी। मुकेश सहनी कहते हैं कि बिहार में यादवों ने लालू को अपना नेता चुना तो आज जमीन पर बैठने वाला कुर्सी पर आ गया है। ऐसे ही यूपी में कुछ लोगों ने मुलायम सिंह यादव को चुना तो कुछ दलितों ने मायावती को। इसके बाद से उन लोगों का भी सम्मान होने लगा है। मुकेश सहनी का कहना है कि बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना करवाई, जिसमें निषाद समाज की 22 उपजाति का 11% वोट सामने आया। मैं सत्ता के लिए राजनीति में नहीं आया हूं, मैं इस समाज के लिए काम करने के लिए राजनीति में आया हूं। वह कहते हैं कि मैं तो मंत्री बना था, 4 विधायक भी थे। मैं बदलाव के लिए आया हूं, मैंने मुंबई में अपना झंडा बुलंद किया है। मैं लौटकर अपने गांव, अपनी माटी में आया हूं, अपने लोगों के उत्थान के लिए। इसके साथ ही मुकेश सहनी एक मुद्दे को लेकर हमेशा मुखर नजर आते हैं। असल में सहनी निषादों को आरक्षण दिलाने के लिए अपनी रणनीति को कई बार बदलते हुए भी नजर आए हैं। सहनी का कहना है कि जब बिहार से सटे बंगाल में निषाद समाज के लोगों को आरक्षण मिला हुआ है, जब दिल्ली में भी निषादों को आरक्षण मिला है, तो फिर बिहार में आरक्षण देने में क्या दिक्कत है? बहरहाल वह इन दिनों मुखर होकर महागठबंधन के साथ ही खड़े होने की बात कहते हैं तो एनडीए से बाहर होने का ठीकरा भाजपा जेडीयू पर फोड़ते हैं। वह कहते हैं कि उस दौरान हमने बहुत अच्छा काम किया, इससे हमारे साथी डर गए थे। उन्हें लगता था कि इस तरह तो यह हमारी सीटें भी खा जाएगा। इससे डरकर भाजपा का प्रेशर था कि हम अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर दें। सहनी ने अपने एक बयान में साफ किया है कि उस दौरान हमने साफ कर दिया था कि यह पार्टी मेरी नहीं है, निषाद समाज के लोगों की है। इसका मैं सिर्फ प्रतिनिधि हूं। अगर आप निषाद समाज के लोगों को आरक्षण दे देते हैं तो मैं अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भाजपा ने हमारी पार्टी तोड़ दी। हमारे विधायक खरीद लिए, लेकिन हमने अपना संघर्ष जारी रखा और आज फिर से हम मजबूती के साथ खड़े हैं। मुकेश सहनी इन दोनों दावा कर रहे हैं कि जब हम एनडीए में चले गए तो हमने वहां नीतीश कुमार की सरकार बनवा दी। इस बार बिहार की जनता ने ठान लिया है कि महागठबंधन की सरकार बनानी है। इस बार हम भी मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ खड़े हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि पिछली बार अंतिम समय में आप महागठबंधन को छोड़ एनडीए में चले गए थे तो इस बार आप पर भरोसा कैसे किया जाए, तो मुकेश सहनी साफ कहते हैं कि पिछली बार जिन सीटों और पद की बात हुई थी उसका अंतिम समय तक मेरे छोटे भाई तेजस्वी ने ऐलान नहीं किया। मैं इस बात से आहत था, इसलिए बैठक छोड़कर चला गया था। मैं खुद अपनी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन भाजपा ने मुझसे संपर्क साधा और मुझे 11 सीटें दी, जिनमें से 4 पर मैंने जीत भी दर्ज की। इतना ही नहीं, मेरे समाज के वोट बैंक ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इस सबसे इतर साफ नजर आ रहा है कि इन दोनों मुकेश सहनी बिहार की सियासत में 50-50 का खेल खेल रहे हैं, जहां वह एक तरफ महागठबंधन और लालू की विचारधारा से जुड़े होने की बातें कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निषाद समाज को आरक्षण दिए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर निषाद समाज को आरक्षण दिया गया तो वह मोदी के कहने पर जान भी दे देंगे।
बहरहाल मुकेश सहनी और वीआईपी पार्टी के राजनीतिक भविष्य और उनकी रणनीति पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पटना से विकासशील इंसान पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी और हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेश जी। आप दोनों का स्वागत है। जी नमस्कार। सुनील जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, आखिर मुकेश सहनी इस 2020 के दौर में ये 50-50 का खेल क्यों खेल रहे हैं? वह कहते हैं कि इस बार मैं पूरी तरह से महागठबंधन के साथ हूं और दूसरी ओर वो पीएम मोदी की कही बात को दोहराते हैं कि अगर वो निषाद समाज को आरक्षण दे दें तो उनके लिए जान दे देंगे। तो क्या कहेंगे आप? दीपक जी, आप दो वाक्यों को मिक्स करते हैं। एक हमारा निषाद आरक्षण हमारा मुद्दा है, उसी संघर्ष से हमारे नेता निकले हैं और निषाद समाज दो जाति जनगणना में जो 9.65% दिखाया गया है, जो वास्तव में 12-14% है, तो उनकी जो सशक्तिकरण की बात, उनकी मुख देने की बात, उनके हक हुकूक की बात करना है, उसमें निषाद आरक्षण का अपडेट होना एक प्रमुख मुद्दा है, ताकि हमें वो SC/ST का स्टेटस, वो तो अपनी जगह है, जिसे राज्य सरकार ने अप्रूव कर दिया है, केंद्र सरकार के पास है, वो हमारा अलग मुद्दा है। लेकिन अभी हम चट्टानी एकता के साथ, मोदी के साथ, महागठबंधन के एक प्रमुख घटक दलों में से एक है और महागठबंधन की विचारधारा और देखिए जनता का, और अभी जनता का देखिए, जनता कब जब भी होता है चुनने को तो जनता कंपेयर एंड कंट्रास्ट करती है। एक तरफ उम्र दराज, थका हुआ नेतृत्व, टायर्ड सीएम, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर चला रहे हैं, उनकी एक उम्र अवस्था थी, अब वो शारीरिक और मानसिक अवस्था उनकी अब सरकार चलाने लायक नहीं है। दूसरे तरफ युवा नेतृत्व, तेजस्वी और मुकेश सहनी का द्वय नई सोच के साथ, नई विचारधारा के साथ, एक अपने टिप्स एंड फॉर्मूले के साथ, मिशन विजन के साथ, ये सरकार को सही मायने में सुशासन और सही मायने में विकास करने के लिए रखने वाले, तो जनता देख रही है नेतृत्व पहला। तो दूसरा, जिस तरह की गठबंधन है एनडीए में, नारंगी एकता के साथ है। नारंगी एकता का अर्थ होता है गौर साहब कि अगर छिलका छिल दें तो फाके फाक अलग हो जाएगा। तो देखिए, एक अपनी डफली अपनी राग, मांझी जी चिराग पासवान से भिड़ जाते हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि भाई हम तो 243 सीट पर लड़ेंगे। नेता कौन बनेगा? आधे लोग कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, उनके अमित शाह जी कुछ और कहते हैं। तो इस तरह के एक पूरे उहापोह में है और हमारे यहाँ चट्टानी एकता के साथ महागठबंधन है, जिसमें की कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर्म है, लगातार उनकी अन्य सब कमिटीज की मीटिंग हो रही है, ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल से सारे बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का समन्वय किया जा रहा है। तो जनता देख रही है। तीसरी बात कि एक तरफ जो युवा नेतृत्व केवल युवा नहीं है, युवा जोश के साथ, वो पूरे सभी को सम्मान देने में कभी भी तेजस्वी यादव या मुकेश सहनी से आप स्लिप ऑफ टंग या किसी को सम्मान नहीं देना नहीं सुने होंगे। और आदरणीय नीतीश कुमार जी जब राबड़ी देवी को बीच सदन में इस तरह की बातें बोल सकते हैं, कभी किसी अपने अधिकारी के सर पर गमला रख देते हैं, कभी जब राष्ट्रीय गान होता है तो चौलबाजी करते हैं, तो ऐसे में निश्चित ही जब नेतृत्व को देखेंगे तो नेता, नीति और नियत, तीन चीज महत्वपूर्ण होता है। तीनों में अभी महागठबंधन आगे है, जनता ने मन बना लिया है और मुकेश सहनी जी पूरे चट्टानी एकता के साथ महागठबंधन के साथ हैं। और ये बात सच आपने कहा कि मुकेश सहनी या MS फैक्टर आज के दिन में बिहार की राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुकेश सहनी जी एक तो निषादों के, जिसका कि 12-14% पॉपुलेशन है, उसके सर्वमान्य नेता हैं और बिहार के एक इन्हें गुने नेता हैं जिनके पास वोट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी है। इसके अलावा देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक बड़ा समूह है, करीब 36-37% का, जिसकी रहनुमाई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते थे, लेकिन अब उनकी अवस्था वो करने का नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक ऑल्टरनेटिव, वैकल्पिक नेतृत्व खोज रहा है और ऐसे में अत्यंत पिछड़ा वर्ग से के बेटा श्री मुकेश सहनी जी से अच्छा कौन होगा? तो उन पर दायित्व, इतने बड़ी प्रतिशत तक उनकी राजनीतिक पूंजी है और वो महागठबंधन के साथ हैं, तो उसके फलाफल तो सहज अनुमान का विषय है। दीपक जी, प्रमोद जी, मैं यही सवाल आपसे भी दोहराना चाहूंगा कि मुकेश सहनी की इस 50-50 की रणनीति को
आप एज ए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आप कैसे देखते हैं? देखिए वो सुनील जी ने सही कहा कि ये युवा नेतृत्व है और वो महागठबंधन में अपनी मीटिंग के दौरान और अब तक 2020 के बाद जब वो घटना हुई थी, जब वो अंतिम समय में एनडीए की ओर चले गए थे, उस समय भी थी। लेकिन अगर पार्टी में रहेंगे, और वो दोनों एक बात इसलिए कह रहे हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हम तो एनडीए के महागठबंधन के साथ हैं, हमें 60 सीट चाहिए, मुझे डिप्टी सीएम पद चाहिए, लेकिन अगर वो जो इन्होंने कहा कि अगर केंद्र के पाले में अगर आरक्षण का जो मुद्दा, जो एससी का दर्जा अगर उस समाज को मिलेगा, तो एक बहुत बड़ा पूरे गेम चेंजर के रूप में वो अपने को और उन एज ए लीडर वो बहुत मजबूती से स्थापित हो जाएंगे। ठीक है, अभी वो एक मजबूत नेता हैं, युवा नेता हैं, उनके सामने लंबा समय बचा हुआ है। यह भी बात है कि वो संघर्ष की राजनीति से आए हैं, विरासत में उनको नहीं राजनीति मिली है, उन्होंने संघर्ष से अपना रास्ता 2013 से बनाया। लेकिन अगर आरक्षण जैसा मुद्दा जो बहुत सेंसिटिव है, अगर वो मोदी इसको स्वीकार कर लें, तो निश्चित रूप से वो पासा, और राजनीति में तो अपना दोनों तरफ लोग रखते ही हैं कि जो जहां अच्छा मुझे मौका मिलेगा और समाज को जहां पे ज्यादा लाभ होगा, वहां हम साथ रहेंगे। सुनील जी, अभी आपने बोला कि तेजस्वी और एमएस फैक्टर जो है वो साथ साथ की बात हो रहा है, लेकिन अभी एक हाल का घटनाक्रम जिसमें मुकेश सैनी का एक बयान विवादों में आ गया है। वह कह रहे हैं कि बिहारी लोग अपने वोट के लिए बहुत सजग होते हैं, उनका वोट काट दिया तो बीएलओ के साथ कुछ भी हो सकता है, उसका घुर तक जलाया जा सकता है। अब यह कहकर क्या सैनी लोगों को भड़का रहे हैं, क्योंकि इस मामले पे तो तेजस्वी यादव ने उनका साथ छोड़ दिया है? देखिए दीपक जी, एक समझने का समझिए, देखिए बिहार के लोग जमीन को लेके और अपने मताधिकार के प्रति बड़े सजग हैं, ये बुराई नहीं है। मताधिकार लोकतंत्र में शासक चुनने का अधिकार जनता को है, जो मताधिकार के माध्यम से चुनती है। और जिस तरह विशेष पुनरीक्षण के बहाने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार नोटबंदी के बाद मताधिकार छीनने का वोटबंदी कर रही है, हड़बड़ का काम गड़बड़ है, इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है, इसकी टेक्निक ठीक नहीं है, और ऐसे में पूरा उम्मीद है कि मताधिकार के पुनरीक्षण में गड़बड़ियां होंगी। अभी आप फर्ज करिए, एक चीज पे बात बताते हैं कि अभी आधा से ज्यादा जगह बाढ़ में डूबा है, और इसके साथ ही जो हमारे जो किसान भाई हैं वो रोपनी में बिजी हैं। बिहार की मानव संसाधन, बिहार की पूंजी है, लाखों लोग बाहर मजदूरी करते हैं। 25 दिनों में इतना बड़ा टास्क करोड़ों करोड़ का कैसे हो सकता है? तो अब मुझसे पूछिए कैसे। डीएम बीएलओ को टारगेट दिए हैं, बीएलओ पर प्रेशर है, और जब इतना हड़बड़ का काम गड़बड़ होता है, ये नोन है, और जब गड़बड़ियां होंगी और किसी व्यक्ति का मताधिकार से वंचित होगा, तो उसके लिए दोष तो बीएलओ को ठहराएगा, और ये एक तरह की एक कानून व्यवस्था की समस्या होगी। ये मानने के बजाय ये समझना कि मुकेश सहनी बाकार है, हमें लगता है चीजों को, समस्याओं को बताना, समय रहते बताना, ताकि आप उसका निराकरण कर लें, तो ये तो अच्छी बात है ना। इसमें धमकी की बात तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि समय तो बहुत है, इसमें क्या गलत बात है? नहीं, इस तरह की बयानबाजी को लेकर आपत्ति जताई गई है कि इस तरह से कहना कि फिर बीएलओ के साथ कुछ भी हो सकता है। इस तरह की बयानबाजी को मुकेश सहनी से सुनना शायद लोगों को रास नहीं आ रहा है। देखिए दीपक जी, आपके एस्टीम चैनल के माध्यम से सारे आपके दर्शकों, श्रोताओं को मैं सफाई देना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं। माननीय मुकेश सहनी जी ने जब आज तक किसी व्यक्ति को कब को सम्मान दिया है, किसी व्यक्ति से अपशब्द का प्रयोग नहीं किया है, कभी भी हिंसा की बात नहीं है, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों को रखा है, तो ऐसा वो कैसे बोल सकते हैं? बल्कि उनका आज का बयान है, लोगों को अगर हमारी महागठबंधन की सरकार आएगी तो हम उन्हें बोनस देंगे, तो वो बीएलओ को जलाने की बात कैसे कर सकते हैं? दोनों परस्पर विरोधाभासी है। इसलिए ऐसी बातों का सोचना ये कुछ शरारती तत्वों के मन का उपज है, ताकि उनको एक उभरते सितारे को किसी तरह से डॉक में खड़ा करे। लेकिन जनता जानती है कि ऐसी नहीं है, और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इस तरह की बात सोचना भी कल्पना से परे है कि वो अलोकतांत्रिक चीजों का प्रयोग करेंगे, और जनता जो हमारी पूंजी है उससे हम हिंसा के लिए उकसाएंगे वाली नहीं। बीएलओ से कहा गया, मैं फिर दोहराता हूं,
लोग मताधिकार के प्रति ओवर सेंसिटिव हैं। लोग जाएंगे जी मत मत देने के, मताधिकार छीना गया रहेगा, उनका लिस्ट में होगा, वो उत्तेजित होंगे, वो उत्तेजना किसी भी तरह से वो फैल सकता है। तो ऐसा करें कि समय रहते उसका निराकरण करें, ये नौबत ही नहीं है, इसमें तो अच्छी बात है ना। जी, चलिए इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं चर्चा को। सुनिए जी, जरा वीआईपी पार्टी की इस आरक्षण की मांग को आपसे समझना चाहूंगा कि आरक्षण तो अभी भी लागू है, आपकी मांग है कि ये एससी में मिले, ये क्या है? मतलब थोड़ा इसको जरा विस्तार से बता पाएंगे? देखिए, निषाद समाज में गरीबी है, अशिक्षा है, और जी कोई भी जी समाज को अगर विकसित करना है तो जो उपेक्षित और वंचित समाज है, जब तक उनको हैंड होल्डिंग करके मुख्य धारा में न लाएं और विकास की किरणें उन तक न पहुंचे, तो वैसा विकास बेईमानी है। और उस विकास के लिए इनको एससी समाज का दर्जा देना, ये उनके हक हुकूक की लड़ाई है। और निषाद आरक्षण, या उसे कहे निषाद सशक्तिकरण, ये बहुत महत्वपूर्ण है इतनी बड़ी जी आबादी का। तो इसमें आप देख लें कि बंगाल में है, तो भाई बंगाल में जब बिहार बंगाल का बाउंड्री सटा है, महज कुछ 100 मीटर के बाद अब जाते हैं तो निषाद समाज को एससी एसटी में आरक्षण है और यहाँ नहीं है। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? दिल्ली में है, बहुत सारे राज्यों में है, तो कोई सब विभिन्न राज्यों में है। और हमारे निषाद समाज की भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो हमें लगता है वो मिलना चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि राज्य सरकार ने सारी चीजों का अध्ययन कर इसको सिफारिश कर दी जी है। अब केंद्र सरकार किस लिए अटकाई हुई है मुझे नहीं पता। एक तरफ तो बात करती है वन मैन वन इलेक्शन। अरे भाई, अगर निषाद समाज आधे जगहों से चन है, तो बाकी जगह के निषाद समाज के लोग क्यों उपेक्षित और वंचित रहे? जी दीपक जी। जी प्रमोद जी, तेजस्वी और एमएस फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण इस बार के चुनावों में है। पिछली बार मुकेश सहनी महागठबंधन की बैठक से अंतिम क्षण में उठकर चले गए थे। तेजस्वी ने अभी तक साहनी की उस 60 सीटों और डिप्टी सीएम की मांग को लेकर कोई ना तो कोई प्रतिक्रिया जताई है, ना कोई सहमति जताई है। तो क्या ये संभावना है कि सहनी इस बार भी अंतिम समय में अपना फैसला लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी किसी पार्टी ने महागठबंधन में, न राजद ने, न कांग्रेस ने, न वीआईपी ने या वाम दलों ने किसको कितना सीट मिलेगा उसको लेके कोई घोषणा नहीं हुई है। सुनील जी ने सही कहा कि जी इनकी बैठकें हो रही है, कमेटी बन रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, लेकिन हर पार्टी जी तो चाहता ही है ना कि जितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें मेरी दावेदारी हो। अगर वो 60 मांग रहे हैं, जी और मैंने सुना भी है कि जी 2-4 सीट अगर कम भी मिलेगा तब भी हम महागठबंधन के साथ रहेंगे। और अपनी हिस्सेदारी ज्यादा मांगना और डिप्टी सीएम का पद मांगना कहीं से कोई गलत नहीं है। मैंने कहा कि अगर भाजपा एनडीए की सरकार में 2 भाजपा के डिप्टी सीएम हो सकते हैं, तो अगर महागठबंधन की अगर सरकार बनी 2025 में, तो वो क्यों नहीं, अगर मुकेश सहनी उसके दावेदार हो सकते हैं। इसलिए वो अपनी जी रणनीति को बहुत ही सलीके से रख रहे हैं। वैसे किसी पार्टी ने अभी, चाहे वो भाजपा, ये राजद हो, कांग्रेस हो, वीआईपी ने सीटों को लेके अभी आंतरिक बैठक हो रही है, लेकिन सार्वजनिक रूप से अभी तय तो हुआ नहीं है। जी, नहीं तो पिछली बार भी अंतिम क्षणों तक तो बैठकें चल ही रही थी, अंतिम क्षणों में ही वो नाराज होके गए थे एनडीए की ओर। संभावनाओं का खेल है, कोई नहीं कह जी सकता है जी कोई जी जी कब कब दोस्त है, कोई दुश्मन है। आप अगर अगर जी अगर यही आरक्षण की बात केंद्र सरकार के साथ अगर सहनी समाज को बन मिल जाती है जाए, तो हो सकता है कि जी वीआईपी पार्टी, मैं नहीं जानता, लेकिन वीआईपी पार्टी जी फिर से चीजों को सोचने के लिए बाध्य हो जाए। मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा, लेकिन राजनीति तो संभावनाओं का नहीं, ही खेल है। इस पर सुनील जी, किसके साथ इस पर सुनील जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी अगर चुनावों से पहले मोदी सरकार मुकेश सहनी की मांग को मान लेती है तो? जी, पहले तो आपने कहा कि 60 सीटों की मांग और डिप्टी सीएम की मांग की गई है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारी पार्टी ने सम्मान्य नेता से और अपनी बातें हम लोग रखी कि हमारी राजनीतिक पूंजी कहां कहां है, और राजनीतिक पूंजी के हिसाब से 60 सीटों की मांग की गई है। ये बात राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हुई है।
और डिप्टी सीएम की मांग जहां तक सवाल है, हमारे माननीय नेता ने अनेकों बार कहा कि डिप्टी सीएम वीआईपी का होगा, तो कभी भी आज तक किसी ने प्रतिकार किया, किसी ने डिनाई किया? जी किसी ने डिनाई नहीं किया, जी इसका मतलब एक्सेप्टेंस है, इसमें कोई इफ बट ना माने। और जहां तक 60 सीटों का सवाल है, प्रमोद मुकेश जी ने कहा ना कि हमारे नेता ने कहा कि कुछ के लिए हम बहुत अड़ेंगे नहीं, ये बात तो क्लियर है। अब जहां तक रह गया निषाद आरक्षण जी की बात, लेकिन निषाद आरक्षण सरकार लागू कर देती है तो निषाद समाज ही केंद्र सरकार मोदी हो जाएगा। तो मुकेश ने कहा कि मैं क्या नेता जाए चाहे ना जाए, वो पूरा निषाद समाज का वहां। तो इस पे एक ऐसी एक यूटोपियन बात पर देखिए तो चर्चाएं नहीं हो सकती है। लेकिन एक बड़ी बात है जो आपने कहा, और आपने सवाल में एक बात और कहा कि पिछली बार मुकेश सहनी जी क्यों बदल गए थे। देखिए यही सीख, तेजस्वी यादव भी युवा थे और बहुत परिपक्वता नहीं थी, और हमारे माननीय सर्वमान्य नेता ने स्वीकारा कि वो भी युवा थे। जी ऐसे में जी तेजस्वी यादव का विलंब करना कहीं ना कहीं घाटे का सौदा हो गया। और आज देखें, मतों का अंतर एनडीए में और महागठबंधन में मात्र 12,000 का था। अगर मुकेश सहनी जी अगर उस वक्त वहां रहते तो आज तेजस्वी मुख्यमंत्री होते। ये सारे लोग समझ गए, और पुरानी गलतियों को दोहराने का सवाल नहीं, मैच्योरिटी के साथ, परिपक्वता के साथ और जन आकांक्षाओं के साथ अगर रहेंगे तो सरकार महागठबंधन की बननी तय है। क्योंकि मैंने कहा ना, लोग कंपेयर करते हैं। हाँ, अगर युवा नेतृत्व में अगर चिराग पासवान वहां से अगर मुख्यमंत्री के फेस हो तो मुकाबला रोचक होगा, तो भी हमारी सरकार बनेगी, लेकिन रोचक होगा। लेकिन ऐसे में जब नेतृत्व ऐसा है और नेतृत्व की तुलना एक तरफ युवा है एक तरफ वृद्ध है, तो हमें लगता है कि हम थम्पिंग मेजॉरिटी से महागठबंधन सरकार में आएगी। जी सुनिए जी, जब हम वीआईपी की राजनीति और रणनीति पे बात करते हैं तो मुकेश सहनी पहले खुद को वाजपेयी की विचारधारा से जुड़ा हुआ बताते थे जब वो एनडीए के साथ थे। इन दिनों वो अपने आप को लालू की विचारधारा से प्रेरित बता रहे हैं। तो क्या यह मौके की नजाकत के अनुसार अपनी विचारधारा बदलने वाली राजनीति नहीं हो गई? देखिए, जन कल्याण और निषाद कल्याण की विचारधारा यही प्रमुख है। इसमें जो जो विचारधाराएं साथ होती हैं उनके अंश हम उससे लेते हैं। जैसे लोहिया की विचारधारा होगी, फूलन देवी की विचार लेंगे, तो जो जो विचारधारा है, इसलिए किसी एक विचारधारा के हम 100% नहीं है। निषाद सशक्तिकरण, अति पिछड़ा सशक्तिकरण और उनके कल्याण, इनमें जहां जहां होगा, समाज का कल्याण जहां होगा, वो विचारधारा होगा। और विचारधारा के लिए आज अगर मान लीजिए स्वार्थी होते या अगर इस ढंग का लोग इल्जाम लगाते हैं, अगर वैसा होता तो आज माननीय हमारे मुकेश सहनी जी मंत्री होते, केंद्र में भी मंत्री होते, उनके आदमी यहाँ मंत्री होते, सत्ता के बीच में रहते। लेकिन नहीं, जिन इश्यूज के लिए, जिन निषाद समाज के लिए वो बढ़े, अगर वो इश्यूज अगर उनका ऐच्छिक निर्णय नहीं हो रहा है तो सरकार से निकल गए, फिर संघर्ष पे आ गए। तो जो मूल मुद्दा है उस पर हम संघर्ष करते रहेंगे। उस मूल मुद्दे में संघर्ष के दौरान जो भी चीजें आएंगी वो हम देखेंगे। जी सुनील जी, आपकी पार्टी का कहना है कि आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इन दिनों प्रशांत किशोर का कहना है कि जाति की राजनीति खत्म करें, राजनीतिक दल बिजली, पानी, सड़क, स्कूल और विकास की बातें करें। तो क्या आप इनकी विचारधारा से सहमत हैं? आज समाज का कल्याण होगा तो ही निषाद समाज का कल्याण तो ही होगा, अग्रणी और सही मायने में विकास बिहार का होगा। और ये के लिए निषाद, और वो कहते हैं जात ना हो, अपनी जगह सही है। क्योंकि जब विकास होता है तो एक कास्टलेस सोसाइटी एक यूटोपियन चीज है, एक यूटोपियन और आइडियल चीज है। वो चीजें जब सारे समाज का कल्याण होगा, सारे समाज बराबरी में होंगे, तब वो कास्टलेस सोसाइटी की बात होगी। आज के दिन में हमारा निषाद समाज पिछड़ा है, अत्यंत पिछड़ा है। तो ये चीज देखने की विषय है और हम लोग उसके लिए हैं। जब वो बराबरी में आएंगे तो वो बातें होगी, वो अपनी जगह ठीक है। जी मोदी सहनी को इस बिहार चुनावों में मास्टर की कहा जा रहा है। उनके पास उनका जो वोट परसेंटेज है वो ऐसा है जो उन्हीं का है। तो वो 13% का वोट जो है उसके चलते क्या सही में एमएस इस बार मास्टर की बनकर, हालांकि पिछली बार भी उन्होंने बहुत प्रबल तरीके से अपनी सब चीज़ें रखी थी, इस बार वो और प्रचंड तरीके से मास्टर की के रूप में नजर आ रहे हैं?
हाँ देखिए, पिछले बार की गलती से सबक लेते हुए अब तक का जो भी जिस ढंग से चट्टानी एकता से डॉक्टर सुनील कह रहे थे, पार्टी का पक्ष रख रहे थे, लेकिन अभी दिख भी रहा है कि तेजस्वी और मुकेश सहनी में अच्छी केमिस्ट्री है और दोनों यंग लीडर हैं। और निश्चित रूप से वो अपनी जिस सब बिरादरी से आते हैं उसके तो एकमात्र नेता हैं और उनमें उनकी दखल है। वैसे हर पार्टियां, हर जातियां कहती है कि अगर 3% है तो मैं तो 5% हूँ। हो सकता है कि ये 12 या 13% का दावा हो, लेकिन अगर 10% या 9% पे भी अगर उनका इन्फ्लुएंस रहे तो निश्चित रूप से इस चुनाव में एक रोचक मुकाबला होगा। और निश्चित रूप से हर कोई, हो सकता है कि कल के परसों जो मोदी की सभा है मोतिहारी में, इसको लेके भी कई तरह के राजनीतिक क्यास लगाए जा रहे हैं कि क्या कुछ वैसी घोषणा तो नहीं मोदी यहाँ से करेंगे जो समीकरण बदलेगा। फिर भी मुकेश सहनी अभी निश्चित रूप से महागठबंधन के एक सशक्त और मजबूत जोड़ी के रूप में तेजस्वी और उनकी है, और वो अपनी बात, अपने समाज की बात बहुत प्रमुखता से रख रहे हैं। और ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि हर लोग तो अपने हिस्से की हिस्सेदारी चाहता ही है। और सही कहा डॉक्टर साहब ने कि सब चाहता है कि एकदम जाति विहीन और जाति नहीं हो, लेकिन इलेक्शन निश्चित रूप से इस बार इंटरेस्टिंग मुकाम पे होगा और देखते हैं कि कितनी सफलता मिलती है किसको। जी, तो इस बार बात की हमने मुकेश सहनी को लेकर। मुकेश सहनी जो इस बार बिहार चुनावों को लेकर मास्टर की के रूप में पूरे परिप्रेक्ष्य में नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में क्या होगा, इससे लेकर हम आगे भी चर्चा में जुड़े रहेंगे। सुनील जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और बिहार की राजनीति से जुड़े ऐसे तमाम वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत न्यूज़, सच के साथ।